मैं परेशान बैठा अपनी हालत पर रो रहा था। मेरे पास तो स्कूल की फ़ीस के भी पैसे नहीं थे। मैं अपने बाबा से भी फ़ीस नहीं मांगता था। तभी मैंने मंदिर से एक ऐलान सुना। मंदिर में ऐलान हो रहा था, चौधरी प्रताप सिंह उस नौजवान को 50,000 देगा जो उसकी बेटी के साथ एक रात गुजारे। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ, मेरे कान ख़राब हो गए हैं, सुनने में कोई फ़र्क है। मैंने दोबारा सुनने की कोशिश की। ऐलान 3 बार हुआ कि चौधरी प्रताप सिंह अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारने वाले नौजवान को 50,000 देगा। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा चौधरी प्रताप सिंह किसी मंदिर में ऐलान करवा कर कह सकता है। मंदिर से ऐसा ऐलान होना बहुत अजीब बात थी। मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि मंदिर में ऐसा ऐलान करवाना बड़ी अजीब बात थी। मैं समझा कि शायद मेरे कानों में कोई कमी होगी। बाहर आकर मैंने बाबा से पूछा, क्या ये ऐलान आपने भी सुना है? मुझे तो लगता है कि मेरे कान खराब हैं। बाबा मेरी तरफ देखकर हैरत भरी निगाहों से बोले, नहीं बेटा, तुमने सही सुना है। हैरान तो मैं भी हूँ कि चौधरी प्रताप सिंह ऐसी बातें कैसे कर सकता है, वह भी मंदिर जैसे पवित्र जगह पर। आखिर कोई तो वजह होगी कि प्रताप को ये ऐलान करवाना पड़ा। मैं जाकर पूछूंगा। सुबह सुबह जब पूजा पाठ के लिए लोग आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐलान मंदिर से हुआ है। किसी ने ये ऐलान स्पीकर से किया है, मगर मंदिर से नहीं किया होगा। बाबा की बात वाकई सही थी। अक्सर ऐलान स्पीकर से भी हो जाते थे जो मंदिर में ना करवाए जा सकते थे, जैसे कि ये ऐलान था बड़ा शर्मसार। मगर हम लोग जब सुबह मंदिर गए तो पता चला कि ऐलान मंदिर से ही हुआ है। सब लोग हैरत और गुस्से में शामिल थे। सब बोले कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मंदिर से ऐसा बेहुदा सा ऐलान हुआ। तब मेरे बाबा कहने लगे, लगता है कि वे लोगों के साथ मजाक कर रहा है, उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहता है, वरना कोई व्यक्ति अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। वह भी मंदिर में आकर। कोई तो वजह होगी कि उसने अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा ऐलान करवाया है। क्या पता उसे मदद की ज़रूरत हो। वैसे भी चौधरी प्रताप सिंह तो यहाँ आए भी नहीं। पूजा करने तो वह हमेशा अपने भाइयों के साथ आता था, मगर आज भी क्यों नहीं आया? बाबा ने ये बात कहकर मुझे भी शक में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मैं चौधरी प्रताप के घर जाकर उससे पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा ऐलान करवा दिया। ऐसे में अगर कोई बात और हुई तो वह भी पता चल जाएगी और रात गुजारने का मतलब भी उसी से पूछ लूँगा। मैं दिल में ये तो सभी बातें सोच कर गया था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि आगे जाकर ना सिर्फ यह है कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, बल्कि एक ज़रा सी गलती मेरे लिए ज़िंदगी भर का बवाल बन जाएगी। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले ही 3-4 लड़के खड़े थे। मैं उनको देखकर हैरान था। मैंने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने से 2 तो मेरे दोस्त ही थे। कहने लगे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि चौधरी प्रताप सिंह ने अपनी बेटी के बारे में ऐलान करवाया है कि उसके साथ जो रात गुजारने वाले को 50,000 मिलेंगे। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। लो, इसमें शर्म वाली क्या बात है? मेरे दोस्त ने कहा था, जब चौधरी प्रताप सिंह ने खुद ही ऐलान करवाया है तो तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? उसके घर में हम ज़बरदस्ती तो नहीं आए। आज उसने घर का दरवाज़ा भी इसलिए खुला छोड़ रखा है क्योंकि वह जानता है कि ऐलान के बाद कुछ लोग उसके घर ज़रूर आएंगे। 50,000 कोई कम पैसे नहीं है। तुम जानते हो कि 50,000 में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर हम ये मौका क्यों गंवाएं? आखिर हमें भी तो चाहिए यही पैसे, और क्या। हम भी यहाँ पैसे के लिए आए हैं और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम भी इसी वजह से आए हो। इतना शरीफ तो कोई नहीं है, सिर्फ प्रताप से हमदर्दी करने यहाँ आ गए हो। मैं उन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गया था। तुम भी हमारी लाइन में खड़े हो जाओ और ये हाल चाल पूछने की बातें छोड़ दो। तुम भी उससे यही बात करना ताकि वे तुम्हें शायद अपनी बेटी के लिए चुन लें, और हो सकता है कि तुम्हें पैसे भी दे दें। अब ज़ाहिर है इतने सारे लड़के यहाँ खड़े हैं, सब के सब तो वे अंदर भी नहीं बुलाएगा। क्या पता वे तुम्हें चुन ले और हम लोगों को छोड़ दे। मुझे अपने दोस्तों की ये बात पसंद आई थी। मैंने सोचा कि प्रताप ने तो कभी मुझसे बात तक ही नहीं की। हो सकता है कि आज अगर मैं उसे पसंद आ जाता हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मगर मुझे बाबा का भी डर था कि पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा से पूछे बगैर मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था। मेरा मतलब कि रात को घर के बाहर कभी नहीं गया था। मैं हर काम अपने माँ बाप से पूछ कर ही करा करता था। जब मैंने सोचा कि यहाँ से 50,000 मिलने के चांस हैं तो माँ बाप भी वैसे ही मान जाएंगे, मैं उन लड़कों के साथ लाइन में खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद चौधरी प्रताप ने हमें अंदर बुलाया। चौधरी प्रताप सिंह इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी था। उसके घर जाकर उसकी बेटी के लिए ऐसी बात करना कोई आसान बात नहीं थी, मगर क्योंकि उसने खुद इस बात के लिए ऐलान करवाया था तो हम लोग अंदर चले गए। हाँ भाई, तुम लोग आए हो क्या? मेरी बेटी के साथ रात गुजारने आए हो? जी,
सब लड़कों ने सर झुकाकर जवाब दिया था, तुम सारे आ गए हो, मैं किसी एक को ही चुनूंगा। तुम लोग सब बाहर चले जाओ और इस लड़के को यहीं रहने दो। प्रताप सिंह ने मेरी तरफ इशारा करके ये बात कही तो बाकी लड़के मुझे देखने लगे थे। लड़के तुम तो बहुत शरीफ लगते हो। मेरे दोस्तों के कमरे से बाहर जाने के बाद चौधरी प्रताप सिंह ने मुझे जब ये बात की तो मेरे तो अपना सर और झुका लिया। जी मैं शरीफ माँ बाप की औलाद हूँ। मेरे ये कहने पर वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अगर तुम शरीफ माँ बाप की औलाद होते तो फिर मेरी बेटी के साथ रात क्यों गुजारना चाहते हो। चौधरी प्रताप ने इस सवाल पूछकर मुझे शर्मिंदा भी कर दिया था, मगर फिर मैं अपनी सारी हिम्मत जमा की और नज़र उठाकर उससे कहा कि मुझे 50,000 की ज़रूरत है। अच्छा तो तुम्हें 50,000 मिलेंगे मेरी बेटी के साथ रात गुजारने के। जी मैं ऐलान से तो ऐसा ही सुना था। मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही बात बताई है। अगर ये सच है तो तभी मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। मेरी शर्मिंदगी देखकर चौधरी प्रताप ने मुझे वहीं रोक लिया। ठीक है, बाकी लड़कों को वापस भेज दो, मुझे उनमें से किसी को नहीं रखना। तुम मुझे शरीफ लड़के लगते हो। मैं हैरान हो रहा था कि चौधरी प्रताप ने अपनी बेटी के साथ रात गुजारने के लिए शरीफ इंसान को चुना, क्योंकि जो बात उसने मंदिर में ऐलान में कही थी उसे तो ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन जिस तरह का ऐलान उसने करवाया था, गांव में किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि चौधरी प्रताप सिंह अपनी बेटी के बारे में यह कह सकता है। यह वह आदमी था जो अपनी बेटी के लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था, मगर आज इस अजीबोगरीब बात ने सभी को परेशान कर दिया था। बात जितनी भी अजीब क्यों ना हो, लोगों को पैसों का सुनकर हज़म हो ही जाती है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो चौधरी प्रताप सिंह के घर के बाहर बस पैसों की वजह से आया था। अब मैं उसके कमरे से बाहर निकला। बाकी लड़के मुझे गुस्से की नज़र से देखने लगे। तुम तो बड़े इज्जत वाले बनते थे, आज एक तवायफ बनकर चौधरी प्रताप सिंह के कोठे पर आ गए हो। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि वे लड़के थोड़ी देर पहले इसी मकसद के लिए वहाँ खड़े थे। हाँ तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उसने तो तुम्हें ही चुना ना, किसी वजह से ही चुना होगा। तुम्हारी शक्ल से ही उसे क्या लग गया होगा कि ये लड़का इस घटिया काम के लिए ठीक है। हम शक्ल से शरीफ लग रहे होंगे, इसलिए उसने हमें भाव नहीं दिया। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हैरान हो गया था कि कैसे 2 मिनट में वे बदल गए। मुझे अपने दोस्तों की नहीं बल्कि अपने बाबा की फ़िक्र थी। जाहिर है जब मैं बाबा को ये बात बताता कि मैं चौधरी प्रताप सिंह की बेटी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ तो उन्होंने गुस्सा ही करना था, मगर असल बात इससे अलग थी। मैं जानता था कि मेरे बाबा ये बात स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे वहाँ जाने भी नहीं देंगे। सोचा कि बाबा से ये बात पूछ लूँगा, मगर फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। घर जाकर मैंने बाबा को अपने दोस्तों के बारे में बताया। बाबा भी बड़े आम से अंदाज में बातें सुन रहे थे। कहने लगे, हाँ बेटा, चौधरी प्रताप सिंह कोई ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी तो नहीं है कि किसी बुरे काम के पैसे दे दे। जाहिर है उसे कुछ न कुछ मजबूरी होगी तो उसने ये काम शुरू किया है। अगर तुम उसके पास गए थे तो उनसे पूछ लेते, क्या पता बेचारा बाप किसी मजबूरी की वजह से बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि उसका मकसद बुरा ही हो, या फिर उसकी बेटी में कोई ख़राबी हो, या वे बुरे चरित्र की हो। यह भी हो सकता है कि बस उसे किसी मदद की ज़रूरत हो। बाबा की बातें सुनकर मेरा दिमाग फिर भी बदल गया था। मैंने सोचा कि बाबा को बता ही देता हूँ हिम्मत करके। मैंने बाबा से कह दिया, बाबा चौधरी प्रताप तो अपनी बेटी के साथ 50,000 के बदले रात गुजारने के लिए मुझे चुन चुके हैं। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनकर बाबा खामोश रहे, फिर बड़े हैरान होकर बोले कि बेटा, यह तो बड़ी बात है कि चौधरी प्रताप सिंह ने इतने ख़ास मकसद के लिए तुम्हें चुना है, और ना सिर्फ तुम्हें चुना है बल्कि तुम पर भरोसा भी किया है। बेटे तुम उनके भरोसे को ठेस मत पहुँचाना। उनका भरोसा तुम्हारे लिए किसी बहुत बड़े ख़जाने से भी ज़्यादा कीमती है। बस अब वे तुम्हें जब भी बुलाएं तुम चले जाना। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं इस बात पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मुझे चौधरी प्रताप सिंह पर भरोसा है। बाबा की बात सुनकर मुझे भी हौसला मिला था। मैं पहले जो ये काम करने से डर रहा था, अब इस काम को करने के लिए बेताब हो रहा था। बाबा ने मुझे हौसला दे दिया था, तसल्ली दे दी थी कि बेटा कुछ भी हो, चौधरी प्रताप सिंह पे शक नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चौधरी प्रताप सिंह ने मुझे रविवार वाले दिन आने को कहा था। उसने कहा था कि रात गुजारने से पहले तुम्हें पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वे रात को मुझे क्या कहेगा, क्या करने को बोलेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके लिए उन्हें 50,000
50,000 देने पड़ेंगे। मेरे दिमाग में ख़्याल तो बहुत बुरा आया कि कहीं अगर उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा कि रविवार के दिन सुबह-सुबह जाकर चौधरी प्रताप सिंह से बात कर लूँगा कि अगर आपने मुझे उसके बाद पैसे ना दिए तो क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे ही पूरे गाँव के सामने अपनी इज़्ज़त भी ख़राब करूँ। लोग कहेंगे कि मैं इतने घटिया काम के लिए, यानी एक औरत के कमरे में रात गुज़ारने के 50,000 ले रहा हूँ। चलो, एक इज़्ज़त तो ख़राब हो ही गई है, कम से कम अब जेब में तो कुछ आना चाहिए। रविवार की सुबह थी। सुबह होते ही मैंने चौधरी साहब से यही सवाल किया कि क्या आप मुझे पैसा सच में देंगे या कोई मजाक है। चौधरी साहब इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रखे और बोले, ये लो 25,000। आधे पैसे मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, आधे उसके बाद दूंगा। मैं पैसे लेने के बाद खुश हो गया था, मगर दिमाग में एक ही बात की उलझन थी कि रात को क्या होगा। खैर, मैंने वे पैसे लेकर रख लिए थे। बाबा को जाकर फ़ौरन मैंने वे पैसे दे दिए। बाबा खुश हो गए और बोले, बेटा बस तुम चौधरी साहब के विश्वास को ठेस मत पहुँचाना। मैं जानता हूँ कि तुम जवान हो, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, मगर तुम भी जानते हो कि कोई भी अपनी बेटी के बारे में बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बात करते हुए ध्यान रखना। मैं वापस आया तो चौधरी प्रताप सिंह ने मेरे लिए कमरा तैयार करवा रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कमरे का मकसद क्या है। उसके नौकर ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में चले जाएं, चौधरी प्रताप सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, पर्दे भी गिरा कर रखे गए थे। मुझे कमरा देखकर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने देखा सामने चौधरी प्रताप सिंह बैठे थे और उनके पास और कुछ भी नहीं था। अकेले कमरे में मुझसे क्या बात करना चाहते थे, ये सोचकर ही मैं डर गया था। दिल में आया कि क्या पता मुझे दामाद ही ना बना डालें, मगर मेरी इतनी औकात नहीं थी। मैं तो एक गरीब बाप का बेटा था, मेरी उम्र भी कम थी, बस 17-18 साल का तो था। ऐसे में चौधरी प्रताप सिंह को क्यों मुझे अपना दामाद बनाना था। मैं उनके सामने सर झुका कर बैठ गया। देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात बहुत अजीब सी लगती होगी। तुमने मंदिर वाला ऐलान भी सुना होगा, मगर ये ऐलान बिल्कुल सही था। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी के बारे में लोगों की बात करने का मौका दूंगा। 3-4 नौजवान लड़के मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वे क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में। मगर बेटा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ। मैंने भी अपनी बेटी का वे रूप देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं एक मजबूर बाप हूँ। मेरी उम्र देखो, क्या मैं इस उम्र में कोई मजाक करूँगा। तुमने सोचा भी कैसे, जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं तुम्हारी हिम्मत के पैसे हैं, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी के बदले में इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो क्या वे जान ले सकता है, मगर पैसे नहीं दे सकता। बेटा, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, और ये देखो मैं अपनी बेटी को लेकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि अपनी बेटी की तरफ उठाने वाली गलत निगाहों को भी फोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं अपनी बेटी के साथ एक रात के लिए कमरे में क्यों छोड़ूंगा, उसके पीछे एक वजह है। वे वजह तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि तुम उसकी तरफ गलत नज़र से देखने की हिम्मत भी मत करना। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। अगर मैं खुद अपनी बेटी के लिए काम कर सकता तो मैं भी कभी भी तुमको नहीं बुलाता। मेरी बेटी लाड में पली बड़ी है, लेकिन ये मेरी परेशानी है जिसे मैं खुद हल नहीं कर सकता। उस आदमी ने मुझे बात कहकर और डरा दिया था। चौधरी प्रताप सिंह के बारे में मैंने पहली बार डरावनी बातें महसूस की थी, और जाहिर है वह आदमी भी था बहुत रौबदार। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मगर मुझे बस कुदरत पर भरोसा करना था। मुझे खुद पर भी भरोसा था। मैं कोई हवस का पुजारी नहीं था कि किसी औरत को देखकर बेकाबू हो जाऊं, लेकिन मैंने सोचा था कि जो गलती मैं करने जा रहा हूँ उसकी कीमत मुझे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। शाम के 4 बजे थे। चौधरी प्रताप सिंह कमरे में आए और कहने लगे, बेटा तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तुम सुबह के भूखे हो, तुम कुछ अच्छा सा खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हें वैसे कुछ बर्दाश्त करना है जो तुमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरी तो सोच में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा था, मगर जैसे ही रात के 8 बजे मुझे प्रताप सिंह ने अंदर जाने का इशारा किया, मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर कमरे के अंदर चला गया। सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी थी। प्रताप सिंह की बेटी खूबसूरत अंदाज में तैयार सामने बैठी थी।
उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, लाल गाल कर रखे थे और बाल खुले हुए थे, कपड़े ठीक ठाक ही पहने हुए थे। उसे देखकर कहीं से भी ये ख्याल नहीं आता था कि ये किसी अच्छे और शरीफ आदमी की बेटी है। उसने अपने सर के बालों को अजीब तरीके से रंगा हुआ था। मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा कि हमारे गांव की लड़की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कहीं और से आई है। ये सच है कि मैंने कभी प्रताप सिंह की बेटी को इससे पहले नहीं देखा था, मगर ये लड़की तो बहुत अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी दूसरी दुनिया से आई हो। गांव की लड़कियां तो बहुत शर्मीली होती हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, मगर इस लड़की के कपड़े भी अजीब थे। इनका रंग हद से ज़्यादा सफ़ेद था। इस लड़की को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह तो प्रताप सिंह की बेटी नहीं लगती, मगर उन्होंने इतनी सख्ती से ये बात की थी तो ज़ाहिर अपनी बेटी के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में वे ये बात क्यों करता, और क्यों ही अपनी इज्जत को लोगों के बीच सरेआम नीलाम करता। मैं उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि वे धीरे धीरे पास से एक साथ चलती हुई मेरे पास आने लगी। मैं तो गांव का लड़का था, देहाती लड़कों को वैसे भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। मैं तो शर्मीला भी था, उम्र भी कम थी। मैं सर झुकाकर खड़ा ही रहा। वे मेरे करीब आई और गुजर गई थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मैं अपनी ये ही सोच रहा था कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। पीछे से चौधरी प्रताप सिंह की चीख की आवाज़ भी सुनाई दी। दरवाज़ा बंद मत करो बेटा, दरवाज़ा बंद मत करो, ताकि मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर आ सकूं। ऊपर वाले के लिए बेटी ऐसा मत करो। बाहर से बूढ़े प्रताप की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि सच में यह उसकी बेटी है। इतना बड़ा तमाशा करने का मकसद आखिर क्या था, जबकि वे पैसे भी मुझे ही दे रहा था। अभी मैं ये सोच रहा था कि वह लड़की मेरे करीब आकर बैठी और बोली कि क्या तुम मेरे नौकर बनोगे। मैं लड़की की तरफ देखकर हैरान रह गया था। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा माया, लेकिन बात यह है कि आपके बाबा बाहर बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप मुझे बता सकती हैं अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, तुम तो वाकई मेरे गुलाम बन चुके हो। एक ही रात में तुम मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह फिरोगे। उस लड़की की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं अभी बैठा ही था कि उसने ऐसी हरकत की जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा रवैया नहीं था जो उसने मेरे साथ अपनाया था। मेरे दिल में बहुत सारे पछतावे थे। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने वह ऐलान सुना था। मैं उस वक्त को कोसने लगा कि मैं यहाँ क्यों आया था। कुछ पैसों के लिए मैंने अपने साथ ही क्या कर दिया। मैं दिल में सोचने लगा रात भर, बस यही ख्याल मेरे दिमाग में आते रहे। मैं ख़ुद को बहुत घटिया इंसान महसूस कर रहा था। सुबह के 4 बजे मैं कमरे से निकला। प्रताप सिंह बाहर बैठे थे। मेरी शक्ल देखकर उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोला, बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब ये लो बाकी के 25,000 और अपने घर जाओ। मैं चौधरी साहब से वे पैसे लिए और घर आ गया। घर आया तो मुझे लगा था कि मेरे बाबा सो चुके होंगे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि उनका बेटा कहाँ गया है, ये फ़िक्र तो बेटी के माँ बाप को होती है। लेकिन जैसे ही मैं घर गया मैंने देखा मेरे बाबा बहुत परेशान थे, घर में चक्कर काट रहे थे। मुझे देखते ही बोले, बेटा तुम कहाँ चले गए थे। मुझे तो चौधरी प्रताप सिंह वाली बात थोड़ी अजीब सी लगी थी। मैंने तुम्हें उस वक्त तो कह दिया था, लेकिन बाद में ख़्याल आया कि तुम तो मेरे बेटे हो, मेरी औलाद। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पैसों के लिए तुम उसके घर तो चले गए, मगर आगे क्या हुआ यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा बताओ तुम ठीक तो हो। बाबा मुझे लेकर बैठ गए। मैंने बाबा को कोई बात नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाबा भी परेशान हो जाएं। मैंने बाबा से कहा कि अभी आप आराम करिए, सुबह अगर कोई बात होगी तो मैं बता दूंगा। मगर सुबह मेरे उठने से पहले चौधरी प्रताप सिंह हमारे घर में बैठे थे। मैं तो उनकी आवाज़ से ही जागा था। मैं बाबा से बातें कर रहे थे। मैं बाहर आया तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। क्या बात है बाबा। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा था। चौधरी प्रताप सिंह बड़े मिन्नतें करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। बेटा अगर तू मेरी बात सुनेगा तो तू सच जान जाएगा। उसके बाद अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ। मैं चौधरी प्रताप के सामने बैठ गया। तब उन्होंने जो सच उगला उसे सुनकर मैं ही नहीं बल्कि बाबा भी हैरान रह गए। बेटा बात यह है, गांव में तो मेरी बहुत इज्जत है, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है, मगर उस वक्त इंसान से वे गलतियां हो जाती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब मैं 2 साल के लिए जापान गया, वहाँ रहते रहते मैंने एक औरत से शादी कर ली। उस औरत से शादी करके मैंने उन्हें बहुत बड़ी गलती की। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उस लड़की से शादी करना था जिसे ना ही ख़ानदान के बारे में कोई परवाह थी, ना ही किसी रिश्ते का मान था। मेरी पहली पत्नी तो इस दुनिया में नहीं थी। मुझे बहुत बड़ी भूल
कबूल हो गई। मगर इस बीच जब मेरी औलाद पैदा हुई, वह भी बेटी, तो मैं काँप कर रह गया। मैंने उस जापानी औरत से शादी तो कर ली, मगर मैं उसके सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रहा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था, मजबूर हो गया था, क्योंकि अब उसने मेरी बेटी भी पैदा कर दी थी और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा खून वहाँ बर्बाद हो। मैंने अपनी पत्नी को बहुत सारे पैसे देकर उसकी बेटी ली। अपनी बेटी की जान छुड़वाकर जब मैं हिंदुस्तान आया तो मैंने देखा वह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। मैंने ये बात अपने पूरे गाँव के लोगों से छिपाई है। किसी को नहीं पता कि मेरी जापानी पत्नी से एक बेटी भी पैदा हुई है। मेरी बेटी का घर रह रहकर कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कभी तो वह किसी आदमी को मारने की फरमाइश करती है, तो कभी और कुछ। बेटा, उस रात जो उसने तुम पर जुल्म किए, तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम्हें नाखूनों से रात भर नोच रही थी, ये सब उसका बचपना है। मैंने सोचा है कि उसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाऊंगा, मगर दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरी उस बिगड़ी हुई बेटी से शादी कौन करेगा। बेटा, तू मान जा मेरी पागल बेटी से शादी करने के लिए। मैं वादा करता हूँ ना सिर्फ उसका इलाज करवाऊंगा, ज़िंदगी भर तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा। प्रताप सिंह की बात सुनकर मैं और बाबा दोनों ही हैरान रह गए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसी लड़की का सामना करना पड़ेगा। सामना तो दूर की बात, अब यह मुझे उससे शादी करने को कह रहे थे। बाबा ने मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखा जैसे बस मुझे उससे शादी करके बाबा की खुशी हासिल होगी। मैंने माया से शादी कर ली। चौधरी साहब ने बात पूरे गांव के सामने रख दी थी और स्वीकार भी कर ली थी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसकी शादी करना चाहते थे और उसके दिमाग की सेहत के लिए भी ज़रूरी था कि वह पूरे गांव के सामने रहे। इतनी खुफिया ज़िंदगी गुजारने के बजाय उसे लोगों के सामने आने की ज़रूरत थी। यह उसकी सेहत के लिए बेहतर था। मैंने चौधरी प्रताप सिंह की बेटी से शादी कर ली। मेरी नीयत साफ़ थी, इसलिए शायद ऊपर वाले ने उसे ठीक कर दिया और अब हम एक साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।